पॉक्सो एक्ट में सिर्फ पुरुष ही नहीं है जो उनके ऊपर ये धाराएं नहीं लग सकती है, महिला भी पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानी जाएगी। जरूरी हो जाता है कि कई बार जो कुछ लॉ है वहां पर इक्वालिटी होना। आज के टाइम में प्रेजेंट इन 21st सेंचुरी जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि अपराधी सिर्फ अपराधी है, अपराधी का कोई भी जेंडर नहीं होता। और ये मैंने बहुत बार कहा है, पहले पुरुष असॉल्ट क्या करते थे महिलाओं को, अब महिलाएं असॉल्ट करती हैं। पहले पुरुष मारा करते थे महिलाओं को, अब महिलाएं नीले ड्रम में भर देती हैं। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। देखिए, पॉक्सो एक्ट जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो छवि पहले से बनी हुई होती है कि पुरुष होगा जिसने एक बच्चे का शोषण किया होगा। मतलब माइंड में हमारे है ही कि ये पुरुष द्वारा ही अपराध किया गया होगा, लड़की का शोषण किया गया होगा, ये छोटे बच्चे का शोषण किया गया होगा। लेकिन पॉक्सो एक्ट में हाल ही में एक नया मामला सामने आया जिसमें ये कहा गया कि भैया पॉक्सो एक्ट में सिर्फ पुरुष ही नहीं है जो उनके ऊपर ये धाराएं नहीं लग सकती हैं, पुरुष ही नहीं है जो अपराध करते हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत आएंगे, महिला भी पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानी जाएगी। यानी कि अगर कोई आपकी 50 साल की, 25 साल की, 26 साल की महिला है और वो किसी छोटे लड़के या बच्चे को असॉल्ट कर रही है तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत आएगा और उसको पॉक्सो एक्ट के तहत ही सजा सुनाई जाएगी। यानी कि पॉक्सो एक्ट आपका क्या हुआ, जेंडर न्यूट्रल। अगर महिला है तो भी वही सजा, पुरुष है तो भी वही सजा। अब जितने भी पुरुष हैं उनके उनमें थोड़ी सी तो तसल्ली उत्पन्न हुई ही होगी कि चलो कहीं तो इक्वालिटी हमें मिली। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं इस एक्ट के बारे में क्या कहा गया है कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा। एंड आई थिंक दिस इज द ग्रेट डिसीजन जो लिया गया है, मुझे बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लगा। जरूरी हो जाता है कि कई बार जो कुछ लॉ है वहां पर इक्वालिटी होना। कई बार हम लोग दहेज प्रताड़ना के केस देखते हैं जो छूटे होते हैं, कई बार हम लोग ऐसे केसेस देखते हैं जहां पर जो डाउरी के केसेस होते हैं वो झूठे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कई बार ये भी होता है कि जो एलिमनी के नाम पर कुछ झूठी चीजें कार्रवाई करवा दी जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम सही भी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी गलत भी होती है। दोनों ही प्रोस्पेक्टिव्स यहाँ पर है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि सिर्फ महिला ही गलत होती है या पुरुष ही सिर्फ गलत होता है। आज के टाइम में प्रेजेंट इन 21st सेंचुरी जब हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि अपराधी सिर्फ अपराधी है, अपराधी का कोई भी जेंडर नहीं होता। और ये मैंने बहुत बार कहा है, अपराधी मतलब अपराधी। अगर कोई महिला अपराध करेगी तो भी उसको अपराधी कहा जाता है, पुरुष अपराध करेगा तो भी उसको अपराधी ही कहा जाता है। उसके लिए कोई महिला अपराधी पुरुष अपराधी नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अपराधी का अपना कोई लिंग नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, थर्ड लिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसी को थोड़ा सा समझते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, ठीक है, ये आपका लिंग तटस्थ है, जेंडर न्यूट्रल है और इसके प्रावधान पुरुष और महिला दोनों के लिए ही बराबर हो जाते हैं। अब ये फैसला आया कब? ये फैसला आया आपका 18 अगस्त 2025 को जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ में, जिसमें 52 वर्षीय महिला द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया। और सबसे बड़ी चीज, ये जो सेक्सुअल असॉल्ट किया गया वो 52 वर्षीय महिला के द्वारा किया गया सेक्सुअल असॉल्ट। थोड़ा सा सुनकर के अजीब लग रहा होगा ना, बट यस दिस इज ट्रू। ठीक, इस याचिका में महिला ने 2020 में एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़के के माता पिता द्वारा उसके खिलाफ दर्ज यौन शोषण की शिकायत को रद्द करने की मांग करी थी और उसने 12 साल के बच्चे का यौन शोषण किया था। पॉक्सो अधिनियम लिंग तटस्थ है तो कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देखिए जो पॉक्सो अधिनियम है इसका उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण को सुरक्षा प्रदान करना है। अगर उनका यौन शोषण हो रहा है तो उससे उनको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब ही आपका पॉक्सो एक्ट है। और पॉक्सो एक्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। क्या किया गया, मैंने कल आपको बताया था। अगर कल आप लोगों ने मेरा सेशन देखा होगा, वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, जिसमें ये कहा गया था कि अब पॉक्सो एक्ट के तहत वो केसेस नहीं रजिस्टर होंगे जिनमें आपका 18 वर्ष के आसपास की अगर कोई लड़की है, यानी कि वो 17 साल कुछ महीने की है या फिर 17 साल मान लीजिए 1 ही महीने की है या 17 साल 8 महीने 9 महीने की है, यानी कि 18 वर्ष पूरे होने में उसको कुछ महीने बाकी हैं, 18 साल के आसपास है, और अगर वो सहमति से किसी पुरुष के साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करती है और उसके घर वालों को पता चल जाता है तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा देते हैं। तो अब ऐसे मामले पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं दर्ज किए जाएंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लिटरली बिग रिफॉर्म। क्योंकि कई बार हम ऐसे केसेस देखते थे कि जब 18 वर्ष के आसपास ऐसे कोई केस आते थे तो उसमें पुरुष को जेल हो जाती थी और बच्ची के माइंड को ब्रेन वॉश कर दिया जाता था। वो जाकर के कह दी थी पुलिस स्टेशन में, नहीं मुझे तो बहलाया फुसलाया गया है, जबकि सेम
जितना वो भागीदारी होता था उस इंसिडेंट का, सेम लड़की भी उतनी भागीदार होती थी। लेकिन कई बार क्या होता था, पुरुषों को ज्यादा झेलना पड़ जाता था, लड़के को यहाँ पर उसकी जिंदगी खराब हो जाती थी, उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो इसीलिए जब कोर्ट ने देखा कि ऐसे मामले तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास, तो उन्होंने बोला देखो, अगर 18 वर्ष के आसपास का ऐसा मामला है, सेक्सुअल से रिलेटेड है और सहमति से संबंध बनाया गया है, तो ऐसा केस रजिस्टर ही नहीं होगा। हाँ, अगर उसके साथ जबरदस्ती करी गई है तब केस रजिस्टर होगा और तब वो पॉक्सो एक्ट के तहत ही रजिस्टर होगा। लेकिन अगर सहमति है तो कोई केस बनता ही नहीं, पॉक्सो एक्ट के तहत भी आप रजिस्टर नहीं करवा सकते हो। ठीक है, चलो आगे आते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो पॉक्सो अधिनियम है उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, चाहे बच्चा किसी भी लिंग का हो। अधिनियम की धारा 3 और 5 जो यौन हमले और गंभीर यौन हमले की परिभाषित करती है, कोई व्यक्ति शब्द का यूज किया गया, इसमें कोई व्यक्ति लिखा है। जब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट में तो इसमें लिखा है एनी जेंडर, कोई पर्सन, एनी पर्सन। ठीक है, यानी कि वो किसी भी जेंडर का हो सकता है, वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है। तो इसमें कोई पर्सन जो शब्द है उसका यूज किया गया है जो कि लिंग तटस्थ है। भले ही कुछ प्रावधानों में लिंग विशिष्ट सर्वनाम जैसे कि वह, ही का उपयोग हो, लेकिन अधिनियम का जो प्रेम्बल है और जो उसका उद्देश्य है वो पूरी तरीके से समावेशी हो जाता है और इसमें महिला और पुरुष दोनों को सेम सजा होगी अगर उसने छोटे बच्चे का सेक्सुअल असॉल्ट किया है। तो महिलाओं पर भी लागू है प्रावधान। कोर्ट ने कहा कि इसकी धारा जो 4 है वो प्रवेशक यौन हमले के लिए सजा और धारा 6 गंभीर प्रवेशक यौन हमले के लिए जो सजा होती है, इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होती है। ठीक है, ये तर्क है कि महिलाएं केवल निष्क्रिय भागीदारी हो सकती है, जो कि पुरातन आपका आर्काइक एक तरीके से माइंडसेट हो गया, ऑर्थोडॉक्स हो गया कि सिर्फ महिलाएं इस तरीके के काम नहीं कर सकती। नहीं भैया, आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे, तो इस क्षेत्र में कैसे आगे नहीं हो सकती हैं। पहले पुरुष असॉल्ट क्या करते थे महिलाओं को, अब महिलाएं असॉल्ट करती हैं। पहले पुरुष मारा करते थे महिलाओं को, अब महिलाएं नीले ड्रम में भर देती हैं। तो हम किसी भी क्षेत्र में पीछे रहना ही नहीं चाहते ना, हम हर क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, तो हम इस क्षेत्र में भी आगे जा रहे हैं। चलो आगे आते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई महिला किसी नाबालिग को यौन कृत्य के लिए प्रेरित करती है तो धारा 3 के तहत प्रवेशक यौन हमले के दायरे में आता है। मामले का विवरण, अब मामला क्या हो जाता है ये समझ लो। मामला है आपका बेंगलुरु का, जिसमें एक 52 वर्षीय महिला होती है, 2020 में एक 12 साल के बच्चे का यौन शोषण करती है। ये जब बच्चा अपने माता पिता को बताता है तो उसके माता पिता केस दर्ज करवाते हैं जाकर के। तो महिला कहती है पॉक्सो एक्ट किसी भी तरीके से लिंग तटस्थ नहीं है, मैं हूं एक महिला, तो ये कैसे आप मुझे सजा सुना सकते हो कि मुझे जेल के अंदर जाना है और आपको सजा भुगतनी पड़ेगी और मतलब जुर्माना देना पड़ेगा, तो इसके तहत तो मैं आती ही नहीं हूं। तब यहाँ पर फाइनली हाईकोर्ट ने इसको देखा और कहा कि नहीं, ये लिंग तटस्थ है और सजा तो भैया तुमको भी मिलेगी। ठीक, आगे आते हैं। देरी से संबंधित टिप्पणी। अब यहाँ पे कहा गया कि जो कार्रवाई है वो लेट हुई है, देरी से शुरू की गई है कार्रवाई, क्योंकि जब पॉक्सो एक्ट है इसके तहत कहा गया कि भैया 2 महीने के अंदर पूरा आपका जो विवरण है वो आना चाहिए। फास्ट ट्रायल कोर्ट्स हैं पॉक्सो एक्ट के तहत, लेकिन ये मामला थोड़ा सा पेचीदा था, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा डिसीजन आने में। ठीक है, पीड़िता और उसके परिवार को शिकायत दर्ज करने से पहले कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का सामना करना पड़ा और इसीलिए यहां पर थोड़ा सा लेट हुआ। सांख्यिकी वास्तविकता क्या है? कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि आंकड़ों के अनुसार यौन शोषण की शिकायत करने वाले बच्चों में 54.4% लड़के हैं। ये आपको शायद डेटा सुनकर के लग रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, बट जो डेटा दिया गया पॉक्सो एक्ट के तहत जिसमें बताया गया कि 54.4% लड़के सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होते हैं, बच्चे जो लड़के हैं, और उसमें से 45.6% लड़कियां हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं। और ये जो लड़के शिकार हो रहे हैं इनके केस इसलिए नहीं लिखवाए जाते बिकॉज दे आर मेन, दे आर बॉय, नॉट मेन, दे आर बॉय, इसलिए नहीं लिखवाया जाता है, दे आर बेबी, इसलिए नहीं लिखवाया जा रहा है। और ये जैसे बताया कि भैया मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण का सामना करना पड़ता है, तो ये समस्याएं होती हैं। आधुनिक न्यायशास्त्र। कोर्ट ने माना कि मनोवैज्ञानिक असंभवता, साइकोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी और पोटेंसी टेस्टिंग की कमी जैसे तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि आधुनिक न्यायशास्त्र की स्वीकार्य नहीं है। और ये भी स्पष्ट किया कि यौन कृत्य महिला की जो मानसिकता है उसको ये नहीं कर देता कि अगर महिला है तो इसकी वजह से उसका कृत्य निष्क्रिय मान लिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉक्सो अधिनियम के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम पूरा क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। कानून कब बना है, तो 14 नवंबर 2012 को कानून बन गया था। इसके तहत उद्देश्य क्या है कि बच्चों के खिलाफ यदि यौन अपराध हो रहे हैं तो उनको बचाना है, यौन शोषण के मामलों की प्रभावी ढंग से जांच, मुकदमा और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है, बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है, जैसे कि विशेष अदालतें, संवेदनशील पूछताछ और पीड़िता की गोपनीयता।
ठीक है। परिभाषा क्या है? प्रवेशक यौन जिसमें हम पेनिट्रेशन होता है, वो भी सेक्सुअल असॉल्ट है जिसमें पेनिट्रेशन नहीं होता है, जिसको मैंने डिजिटल रेप आपको बताया था। ठीक है। डिजिटल रेप क्या होता है? डिजिटल रेप का मतलब ये है कि जहां पर पेनिट्रेशन नहीं किया गया है लेकिन उसी समान अदर वस्तुओं का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज ऑल्सो अ इक्विवेलेंट टू रेप, इसको हम लोग कहते हैं। तो गंभीर प्रवेशक, एग्रेसिव अगर पेनिट्रेशन, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है, यौन उत्पीड़न हुआ है धारा 11 के तहत, बच्चों का उपयोग अश्लील सामग्री बनाने में किया गया है, तो इन सबके तहत सजा है, सबके तहत आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और ये सारी चीजें इसमें कंसीडर की जाती है। अगर यौन हमला किया जा रहा है गैर प्रवेशक यौन कृत्य जैसे कि अनुचित स्पर्श, तो वो भी इसमें कंसीडर होगा। सजा के प्रावधान की बात करें, प्रेषक यौन हमलों में कम से कम 7 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है धारा 4 के तहत। गंभीर प्रेषक यौन हमले में 10 वर्ष आजीवन कारावास, जुर्माना धारा 6 के तहत। यौन उत्पीड़न के लिए 3 वर्ष की सजा धारा 12 के तहत। अश्लील सामग्री के लिए 5 से 7 वर्ष की सजा है धारा 14 से 15 के तहत। देखिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बहुत ही बेहतरीन फैसला सुनाया है और इससे नो डाउट जो हमने देखा ना 54.4% केसेस पुरुषों के होते थे, तो शायद अब उनको थोड़ा मनोबल मिलेगा, उनकी फैमिली को मनोबल मिलेगा कि वो अपने बच्चे को न्याय दिला पाएंगे। बाकी आप सभी की क्या राय हो जाती है इस टॉपिक पर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।